हेलो फ्रेंड्स, आज मैं दानापुर डिवीज़न के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए टेक्नीशियन 3 के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी ECR के अंतर्गत जो दानापुर डिवीज़न जो आते हैं वहाँ पर यह पेपर टेक्नीशियन 3 पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाया गया था और यह पेपर 25% LDCE कोटा के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए थे। अगर बात करें एग्ज़ाम डेट का तो अभी हाल ही में 21 अगस्त 2024 को ये पेपर कंडक्ट करवाया गया था, जिसमें अगर बात करें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस का तो इस पेपर के अंतर्गत टोटल 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल और केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए कैंडिडेट को पूरे 2 घंटे का समय दिया गया था। साथ ही साथ इस पेपर के अंतर्गत 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किए गए थे। इसके अलावा अगर बात करें तो यह पेपर जो है वह सेट C के अंतर्गत ये सारे प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे। अगर बात करें यहाँ पर पहले प्रश्न का तो पहले प्रश्न पूछे गए हैं POH ऑफ बॉक्स एंड वैगन इज डन एट द इंटरवल ऑफ डैश मंथ्स, यानी जो हम बॉक्स एंड वैगन का पीरियोडिक ओवरहॉलिंग किया जाता है तो इसमें 2 कंडीशन होते हैं। एक, अगर बॉक्स एंड वैगन अगर न्यूली बिल्ट बॉक्स एंड वैगन अगर है तो इस केस में इसका पीरियोडिक ओवरहॉलिंग 6 ईयर्स के अंतराल पर किया जाएगा। अगर सब्सिक्वेंट पीरियड में अगर पूछा जाता है तो यह 4.5 ईयर्स या मंथ बेसिस पर अगर पूछा जाता है तो 54 मंथ्स इसका सब्सिक्वेंट पीरियड में पीरियोडिक ओवरहॉलिंग होगा। चूँकि प्रश्न के अंतर्गत कहीं भी यह मेंशन नहीं किया गया है कि न्यूली बिल्ट या सब्सिक्वेंट पीरियड में, तो हम ऑप्शन के अनुसार चले अगर तो ऑप्शन में केवल और केवल 54 मंथ्स दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 54 मंथ्स। सेकेंड नंबर की बात करें, यहाँ पर पूछे गए हैं ब्रेक पावर सर्टिफिकेट इशूड फॉर प्रीमियम रेक्स इज वैलिड फॉर, जो फ्रेट स्टॉक के अंतर्गत अलग अलग टाइप्स के लिए यहाँ पर अलग अलग ब्रेक पावर सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं। नॉर्मली अगर बात करें तो क्लोज सर्किट रेक्स, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CC रेक्स। सेकेंड अगर बात करें तो प्रीमियम, और जो एक इन टू एंड जो होता है, जो एक डेस्टिनेशन पॉइंट्स मेंशन होते हैं वहाँ तक जाने के बाद यह प्रॉपर BPC इन्वेलिड हो जाती है। और एक जो नए इंट्रोड्यूस किए गए हैं वह स्पेशल प्रीमियम रेक के तौर पर यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। यहाँ पर जो पूछा गया है केवल और केवल प्रीमियम रेक के लिए पूछा गया है। तो प्रीमियम के रेक की अगर बात करें हम तो प्रीमियम रेक के केस में जो BPC की वैलिडिटी पीरियड होता है वह 12 + 3 डेज होता है, जिसे ट्रायल बेसिस पर अगर बात करें तो यहाँ पर 5 डेज का अभी क्रेडिट में चलाया जा रहा है। 3 डेज या जो 5 डेज यहाँ पर बताया जा रहा है वह एज अ ग्रेस पीरियड के तौर पर होता है। 12 डेज के अंतर्गत किसी भी रेक का मल्टीपल लोडिंग या अनलोडिंग किया जा सकता है। 5 डेज जो होता है वो ग्रेस पीरियड होता है, जिसके अंतराल में उसे अनलोडिंग होकर प्रॉपर एग्जामिनेशन पॉइंट्स पर आने होते हैं रेक्स को। इस पर्पज़ को यहाँ पर दिया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो ओरिजिनेटिंग पॉइंट्स पर 95% ब्रेक पावर होना अनिवार्य है। साथ ही साथ प्रीमियम ब्रेक के लिए ग्रीन कलर का BPC इशू किया जाता है, ग्रीन कलर के पेपर के ऊपर। इसके अलावा इस प्रकार के रेक के एग्जामिनेशन के लिए 75 मैन आवर्स पर रेक की रिक्वायरमेंट होते हैं। यहाँ पर अगर बात करें 12 + 3 डेज का तो यहाँ पर कहीं भी यह मेंशन नहीं किया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है आफ्टर रीचिंग ऑन एक्सीडेंट साइट फर्स्ट स्टेप इज टू डैश। जब भी कोई डिलमेंट वगैरह भारतीय रेलवे के अंतर्गत देखा जाता है होने पर, उस दौरान जब भी ART या ARME वगैरह एक्सीडेंट साइट्स पर पहुंचते हैं तो उस दौरान सबसे पहले होता है कि साइट को प्रोटेक्शन किया जाए जहां पर इस प्रकार के कोई एक्सीडेंट होते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर C इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रोटेक्शन ऑफ साइट। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है डैश टाइप ऑफ बियरिंग इज यूज्ड इन फिएट बोगी। फिएट बोगी के अंतर्गत किस प्रकार के बियरिंग का प्रयोग किया जाता है? तो फिएट बोगी की अगर बात करें तो यह मेनली LHB कोचों में फिएट बोगी का प्रयोग किया जाता है। इसमें CTRB यानी कार्टेज टेपर्ड रोलर बियरिंग का प्रयोग किया जाता है।
एज अ वियरिंग के तौर पर। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा आईसीएफ कोच जो बोगी होते हैं उसमें डबल रो सेल्फ अलाइंड स्फेरिकल रोलर बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। वहीं यूआईसी जो कि बीबीजेडसी वगैरह की अगर बात करें हम, तो इसमें सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग का प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें न्यू व्हील डाया ऑफ फिएट बोगी। फिएट बोगी में जो चक्के प्रयोग किए जाते हैं इनका नया व्यास पूछा गया है। तो फिएट बोगी यानी एलएचबी कोच, इस केस में जो नए चक्कों का व्यास होता है वो 915 mm होता है। शॉप इशू साइज की अगर बात करें तो 862 और कंडम जो होता है वो 845 mm पर होता है। कहीं कहीं आपको 855 भी दिया हो सकता है ऑप्शन में, तो आप एज पर ऑप्शन यहाँ पर चॉइस करें। यहाँ पर नए चक्कों का व्यास पूछा गया था तो 915 mm। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें, पूछे गए हैं कैपेसिटी ऑफ ऑक्सिलरी रिजर्वायर ऑफ एलएचपी कोचेज। एलएचपी कोचों में जो एआर टैंक्स का प्रयोग किया जाता है वो कितने लीटर के होते हैं? तो इसमें मेनली दो प्रकार के टैंक्स का प्रयोग किया जाता है, एक 125 लीटर्स का और एक होता है 75 लीटर्स का। 125 लीटर जो होता है वो ब्रेकिंग पर्पस के लिए होता है, और अगर बात करें 75 का तो ये मेनली फ्लशिंग पर्पस के लिए यहाँ पर लिए जाते हैं। तो इस प्रकार टोटल अगर बात करें तो 200 लीटर्स का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कहीं भी यहाँ पर सेपरेट वाइज यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो अब 200 लीटर्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर इन 1 एलएचबी कोचेज। एक एलएचबी कोचों में नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर पूछा गया है। तो यहाँ पर बात करें कि एक एक्सल पर 2 ब्रेक सिलेंडर उपलब्ध होते हैं, टोटल 4 एक्सल प्रत्येक कोच में होते हैं। तो इस प्रकार टोटल 4 एक्सल यानी टोटल 8 के नंबर्स में प्रत्येक कोच में नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर उपलब्ध होगा। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ए 8 के नंबर्स में यहाँ पर ब्रेक सिलेंडर उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा आपसे ब्रेक सिलेंडर का डाया पूछा जा सकता है। तो ब्रेक सिलेंडर का डाया 10 इंच या 255 mm होते हैं। मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर जो एलएचबी कोचों में उपलब्ध होता है ब्रेक सिलेंडर के अंतर्गत वो 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर उपलब्ध होता है। इसके अलावा आपसे पिस्टन स्ट्रोक पूछा जा सकता है। तो नॉर्मल केस में अगर बात करें तो 8 to 10 mm यहाँ पर पिस्टन स्ट्रोक होता है, और मैक्सिमम आपसे पूछा जाता है तो 21 mm इसका मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर पिस्टन स्ट्रोक होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें, पूछे गए हैं स्पीड ऑफ मेडिकल बार्न इज फिक्स्ड एट डैश kmph। जो मेडिकल बार्न का जो स्पीड जो फिक्स किया गया है वो 110 kmph पर फिक्स किए गए हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हील गेज इज डैश mm। व्हील गेज पूछा गया कितने mm होते हैं? तो व्हील गेज मेनली जो होता है वह एक एक्सल पर दो चक्के लगे होते हैं। दोनों चक्के के फ्लैंज के बीच का जो डिस्टेंसेज होते हैं वह व्हील गेज के तौर पर जाना जाता है। व्हील गेज को मेनली ऑफ लोड कंडीशन में मेजर किया जाना चाहिए, और यह जो होता है व्हील गेज वह 1600 + 2 - 1 mm के रेंज में होते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1600 + 2 - 1 mm। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है डैश इज चेक्ड विथ टायर डिफेक्ट गेज। किसे टायर डिफेक्ट गेज के माध्यम से यहाँ पर चेक किए जाते हैं? तो टायर डिफेक्ट गेज का प्रयोग सिंपली जो होता है वह व्हील डिफेक्ट्स को मेजर करने के लिए हम यूज में लेते हैं। जैसे कि अगर कोई थिन फ्लेंज हो चक्के के ऊपर, या शार्प फ्लेंज हो, या डीप फ्लेंज हो, फ्लैट टायर थ्रेड्स के ऊपर में आया हो, या स्मॉल रेडियस रूट ऑफ फ्लेंज के अंतर्गत स्मॉल रेडियस अगर आ गया हो, तो इस प्रकार के डिफेक्ट्स को हम टायर डिफेक्ट गेज के माध्यम से मेजर करते हैं। अगर वो एक लिमिट से ज़्यादा एक्सीड करता है तो उस केस में हम
चक्की को सर्विस से यहाँ पर यूज में नहीं लेंगे। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर व्हील डिफेक्ट्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ब्रेक पाइप प्रेशर इज डैश केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जो ब्रेक पाइप बीपी पाइप के अंतर्गत जो प्रेशर होता है वह 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर होता है, और इसके लिए जो कलर कोड निर्धारित किया गया है वह ग्रीन कलर कोड निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डैश बियरिंग इज यूज्ड इन कैसनप बोगी। कैसनप बोगी में किस प्रकार के बियरिंग का प्रयोग किया जाता है? तो कैसनप बोगी में CTRB कार्टेज टेपर्ड रोलर बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा LHB जो फिएट बोगी होते हैं उसमें वंदे भारत के रिक्स में भी CTRB का ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर C करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, POH ऑफ LHB कोच इज डन इन द इंटरवल ऑफ डैश मंथ्स। जो LHB कोचों का जो POH किया जाता है, यहाँ पर बात करें तो SS1 जो होता है सॉफ्ट शेड्यूल फर्स्ट, इसे IOH के तौर पर लिया जाता है, और SS2 की अगर बात करें तो इसे POH फर्स्ट, और SS2 की अगर बात करें हम सॉफ्ट शेड्यूल 3 का, तो इसे POH 2 के तौर पर लिया जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि POH ऑफ LHB कोच इज डन इन द इंटरवल ऑफ डैश मंथ्स। तो यहाँ पर जो सॉफ्ट शेड्यूल फर्स्ट है इसे 18 मंथ्स के अंतराल पर किए जाते हैं, सॉफ्ट शेड्यूल 2 है वो 36 मंथ्स, और 3 की अगर बात करें तो यह 72 मंथ्स के अंतराल पर किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की तरफ चले अगर, तो ऑप्शन नंबर में यहाँ पर कहीं भी यहाँ पर 72 मेंशन नहीं है, यहाँ पर केवल 36 मेंशन है, तो यहाँ पर आप 36 ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, ब्रेक एक्सीलेटर इज कनेक्टेड टू। जो ब्रेक एक्सीलेटर है वो किससे कनेक्टेड होते हैं? तो ब्रेक एक्सीलेटर एक प्रकार का इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस है। जब भी इमरजेंसी एप्लीकेशन किया जाता है तो इस दौरान एक समान ब्रेक पूरे रेक के अंतर्गत लगे, पूरे कोचेज के अंतर्गत रेक के, यह सुनिश्चित करना ब्रेक एक्सीलेटर का काम होता है, और यह मेनली बीपी पाइप से कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर B इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ CR टैंक्स। CR टैंक्स का यहाँ पर कैपेसिटी पूछा गया है, कंट्रोल रिजर्वायर टैंक का। तो कैपेसिटी जो होता है इसका, कैपेसिटी वह इसका 6 लीटर का होता है, और इसके अंतर्गत जो प्रेशर मौजूद होता है जो कि फिट पाइप ब्रेक पाइप के माध्यम से चार्ज किए जाते हैं, तो यह 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसके अंतर्गत प्रेशर अवेलेबल होता है। कैपेसिटी 6 लीटर का होते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर B 6 लीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द लास्ट शॉप इशू साइज ऑफ व्हील शुड बी फॉलोड एज पर लेटेस्ट RDSO इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर बोला गया है कि जो अभी हाल ही में RDSO द्वारा जो लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं, इसके द्वारा जो लास्ट शॉप इशू साइज जो व्हील्स का होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर किस प्रकार के व्हील्स के बारे में बात नहीं किया गया है। अगर हम तीनों केसों में देखें, अगर मेनली LHB का, तो LHB का नए चक्कों का व्यास जो होता है 915, 862 पर इसका शॉप रिन्यूएबल साइज होता है, और 845 इसका कंडम लिमिट्स होते हैं। ICF की अगर बात करें तो 915 भी इसका नए डायमेंशन होते हैं। इसका अगर बात करें शॉप इशू साइज का, तो 837 इसका शॉप इशू, और कंडम लिमिट जो होता है वो 825 mm होते हैं। वहीं अगर बात करें वंदे भारत के चक्कों का, तो 952 इसका नए चक्कों का व्यास होता है, 896.5 mm
इसका 100% साइज। कंडम लिमिट्स की अगर बात करें तो 877 mm इसका कंडम लिमिट्स होता है। वहीं अगर बात करें कैसनप बोगी का, जिसके चक्कों का व्यास 1000 mm होता है, जैसे कि बॉक्सन या BCN वगैरह में जो यूज में लिए जाते हैं, इसमें न्यू चक्कों का व्यास 1000 mm होता है। लास्ट 100% साइज 919 mm, कंडम लिमिट जो होता है 906 mm होता है। तो इस प्रकार आप अलग अलग टाइप्स के देख सकते हैं। यहाँ पर हम बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर में केवल 862 mm मैच कर रहा है, जो कि LHV कोचों के लिए यूज में लिए जाते हैं। तो यहाँ पर यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, परमिसिबल व्हील डायमीटर्स डिफरेंस ऑन द सेम एक्सल। सेम एक्सल पर यहाँ पर व्हील डायमीटर के डिफरेंस क्या परमिसिबल पूछा गया है। तो सेम एक्सल के ऊपर चाहे वो कोचिंग हो या गुड्स हो, दोनों केसों में हम सेम एक्सल पर 0.5 mm हम परमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी ब्रेक डिस्क आर अवेलेबल ऑन 1 LHV कोच। एक LHV कोच में कितने नंबर्स में ब्रेक डिस्क अवेलेबल होते हैं, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो चूंकि आप जानते हैं कि जो LHV कोचों में जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है वो एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम पर बेस्ड होते हैं। एक एक्सल पर 2 के नंबर्स में यहाँ पर ब्रेक डिस्क अवेलेबल होते हैं, जो कि मेनली ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। चूँकि यहाँ पर प्रत्येक कोच में पूछा गया था, चूँकि 4 एक्सल होते हैं, तो टोटल 8 के नंबर्स में ब्रेक डिस्क प्रत्येक कोच में अवेलेबल होंगे। इसके अलावा इसकी अगर बात करें ब्रेक डिस्क का डाया का, तो 640 mm इसका डाया होता है। थिकनेस नए कंडीशन में 110 mm, कंडम कंडीशन में 96 mm होते हैं। इसके ऊपर जो छोटे छोटे जो फिन्स प्रोवाइडेड होते हैं, वह मेनली ब्रेकिंग के दौरान जो हीट जनरेट होते हैं, इसको कूलिंग प्रोवाइड किया जा सके, इस पर्पज़ को देखते हुए ब्रेक डिस्क के ऊपर फिन्स प्रोवाइडेड होते हैं। इसके अलावा जो छोटे छोटे फिन्स जो होते हैं, कंटिन्यू 3 ब्रोकन फिन्स अगर पाया जाता है ब्रेक डिस्क के ऊपर, तो इस प्रकार के ब्रेक डिस्क को सर्विस में अलाउ न किया जाए। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर्स में ब्रेक डिस्क प्रत्येक कोच में अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, सेल्ड व्हील आर विड्रॉन फ्रॉम सर्विस व्हेन द सेलिंग लेंथ रिच्ड मैक्सिमम। यहाँ पर जब भी ब्रेक बाइंडिंग समस्या आता है, चाहे व्हील स्किडिंग समस्या आता है, तो इस दौरान जो हीट जनरेट होता है व्हील थ्रेड्स के ऊपर, तो इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स व्हील से थ्रेड से वहाँ पर निकलने लगते हैं। तो इस प्रकार के जो गड्ढे या लेंस में वहाँ पर डेवलप हो जाता है थ्रेड्स के ऊपर, तो इस प्रकार के डिफेक्ट्स को हम व्हील थ्रेड सेल्स के तौर पर जानते हैं। और इसमें कुछ कंडीशन रखा गया है, जहाँ तक अगर लिमिट्स जो मैक्सिमम है वहाँ तक हम सर्विस में अलाउ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा होने पर हम सर्विस से चक्के को विड्रॉ कर लेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर पूछा गया जो सेल लेंथ का जो मैक्सिमम लिमिट्स जो रखा गया है, लेंथ के बेसिस पर आपसे पूछा जाता है सेल्ड लेंथ का बेसिस, तो लेंथ के बेसिस पर या मैक्सिमम 40 mm तक आप अलाउ कर सकते हैं। डेप्थ जो होता है उसके चक्कों में थ्रेड्स के ऊपर, वो आप 1.5 mm तक आप अलाउ कर सकते हैं, या मैक्सिमम लिमिट से इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर लेंथ के बेसिस पर पूछा गया था, तो 40 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, फ्री हाइट ऑफ 16.25 टन AC कोच ब्लस्टर स्प्रिंग्स। यहाँ पर 16.25 टन AC कोचेस का ब्लस्टर स्प्रिंग का फ्री हाइट पूछा गया है। तो AC कोच में यहाँ पर बात करें हम, जिसका फ्री हाइट जो होता है वह 400 mm होता है। नॉन AC की अगर बात करें जो कि 13 टन के लिए होता है, तो इस केस में ब्लस्टर स्प्रिंग का जो फ्री हाइट होगा वह 385 mm होगा। यहाँ पर AC कोच के लिए पूछा गया था, तो 400 mm, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, 1 इंच इज इक्वल टू हाउ मेनी mm। 1 इंच कितने mm की इक्वल होता है? तो चूंकि आप जानते हैं कि 1 इंच जो होता है 2.54 सेंटीमीटर, mm की अगर बात करें तो 25
0.4 mm इसका 1 इंच के इक्वल होगा। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है एयर ड्रायर फंक्शन इज। एयर ड्रायर का क्या फंक्शन होता है? तो एयर ड्रायर का मेन फंक्शन होता है कि जो भी बाहर एटमॉस्फेयर से लिया जाता है कंप्रेसर के द्वारा, जो जब भी उसे ब्रेक पाइप या फीड पाइप में भेजा जाए तो उससे पहले जितने मॉइस्चर एयर में उपलब्ध है उसको रिमूव करके आगे की तरफ भेजा जाए। यह मेन फंक्शन होता है एयर ड्रायर का। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम एयर। अगर मॉइस्चर अगर एयर के अंतर्गत रह जाता है, जिससे जो हमारा डीवी जो लगे होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व या मॉइस्चर के कारण माल फंक्शनिंग करने लगते हैं, जिससे ब्रेक बाइंडिंग वगैरह की समस्या आपको देखने को मिल सकता है। इसको आप जो हमारा एयर ड्रायर लगा रहता है इसमें, इसका जो कलर कोड के बिहार पर आप देख सकते हैं कि यह प्रॉपर फंक्शन कर रहा है नहीं कर रहा। इसमें कुछ कलर कोड होते हैं, अगर कलर कोड अगर एयर ड्रायर का अगर ब्लू कंडीशन में शो कर रहा है तो इसका मतलब है कि यह ऑल ओके कंडीशन में है। अगर कुछ वाइट कलर्स में इसमें अगर शो कर रहा है एयर ड्रायर का कलर्स, तो यह सस्पिशियस कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है कि कुछ इसमें सस्पेक्ट देखने को मिल सकता है। जबकि अगर बात करें अगर येलो कंडीशन में अगर यहाँ पर एयर ड्रायर का कलर कोड पाया जाता है तो इसका मतलब है कि यह डैमेज हो चुका है, इसको सर्विस में ना लिया जाए। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप कलर कोड को यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है माइक्रोमीटर लिस्ट काउंट इज। माइक्रोमीटर्स का लिस्ट काउंट कितना होता है? तो माइक्रोमीटर मेनली इस प्रकार के शेप में होते हैं, जिसमें यह एनविल होता है या इसके स्पिंडल होता है, स्पिंडल वाला पार्ट्स होता है या एनविल होते हैं, या किसी भी जो ऑब्जेक्ट होते हैं इसके लेंथ हो या डायमीटर या थिकनेस वगैरह को मेजर करने के लिए हम माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर इसके थिम्बल वाले पार्ट्स होते हैं, लास्ट वाले जो होते हैं पार्ट्स उसे रैचेट स्टॉप बोलते हैं, जिससे एक्यूरेसी को यहाँ पर सटीक रूप से स्टॉप किया जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया था सिंपली जो माइक्रोमीटर्स के ऊपर जो लिस्ट काउंट होता है, जो काफ़ी एक्यूरेटली यहाँ पर मेजर किए जाते हैं, वह 0.01 mm इसका लिस्ट काउंट होता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 0.01 mm, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है डैश इज यूज्ड टू मेजर द रोलर क्लियरेंस इन रोलर बियरिंग्स। रोलर बियरिंग्स के अंतर्गत जो रोलर का क्लियरेंस को मेजर करने के लिए जो हम गेज का प्रयोग करते हैं, वो किस प्रकार के गेज का प्रयोग करते हैं? तो जब भी आपको रोलर बियरिंग के अंतर्गत रोलर के गेज को अगर रोलर क्लियरेंस को मेजर करना हो तो इस पर केस में आप फीलर गेज का यूज यहाँ पर किया जाता है, फीलर गेज का। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है एनविल इज अ पार्ट ऑफ। एनविल जो होता है वो मेनली माइक्रोमीटर्स का पार्ट होता है, जो ये वाले पोर्शन जो होते हैं इसे एनविल बोला जाता है। एनविल एक प्रकार का जो बना होता है वह एलॉय स्टील के माध्यम से बना होता है, और जस्ट राइट साइड में जो पार्ट्स होते हैं इसे स्पिंडल बोला जाता है। इस प्रकार आप पार्ट्स को मेजर कर सकते हैं यहाँ पर। और लिस्ट काउंट जो होता है माइक्रोमीटर का वह 0.01 mm होता है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आउटसाइड माइक्रोमीटर्स यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ए डायमेंशन इज स्टेट एज 25 ± 0.02 mm इन अ ड्राइंग, व्हाट इज द टॉलरेंस। एक ड्राइंग के अंतर्गत एक डायमेंशन यहाँ पर बताया गया है, जो डायमेंशन है 25 ± 0.02 mm। तो इसका जो टॉलरेंस होगा वो क्या होगा? तो जब भी आपको कुछ ड्राइंग के अंतर्गत डायमेंशन दिया जाता है प्लस और माइनस दोनों केसों में, उस केस में आपसे टॉलरेंस पूछा जाता है। टॉलरेंस जो होता है वो मेनली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट्स होता है। क्योंकि प्लस वाले जो पॉइंट्स होंगे डायमेंशन वो अपर लिमिट्स में जाएगा, जो नेगेटिव वाले जो टर्म्स है वो आपकी लोअर लिमिट्स में जाएंगे। तो अपर लिमिट जो हो जाएगा वो 25
0.02 mm हो जाएगा। लोअर लिमिट वाला सिंपली 25 में से आप 0.02 mm घटाएंगे तो 24.98 mm आएगा। जब आप दोनों को यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर जो आपका निकल कर आएगा डायमेंशन 0.04 mm निकल कर आएगा। जो दिए गए ड्राइंग्स में जो दिए गए हैं इसका एक टॉलरेंस निकल कर आएगा। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डैश इज यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ द व्हील। व्हील के डायमीटर को मेजर करने के लिए किस प्रकार के गेज का प्रयोग किया जाता है। तो जब भी आपको व्हील के मेजर करना हो, डायमीटर मेजर करना हो, तो उस केस में ट्रेमल गेज का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, ट्रेमल गेज का। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ऐसा यूनिट ऑफ मास। मास का ऐसा यूनिट पूछा गया है, तो मास का ऐसा यूनिट जो होता है वह किलोग्राम होता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में केजी से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन अ फिएट बोगी हाउ मेनी नंबर ऑफ अर्थिंग डिवाइस आर प्रोवाइडेड। एक फिएट बोगी के अंतर्गत कितने नंबर्स में अर्थिंग डिवाइस उपलब्ध होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। चूँकि आप जानते हैं कि एक बोगी में 2 एक्सेल होते हैं, सेकेंड बोगी में यहाँ पर 2 एक्सेल होते हैं। यहाँ पर हम बात करें अगर जो स्पीड सेंसर लगा होता है, प्रत्येक एक्सेल पर एक संख्या में स्पीड सेंसर लगा होता है, स्पीड सेंसर। जबकि अर्थिंग डिवाइस किसी बोगी के किसी एक एक्सेल पर लगा होता है, सेकेंड किसी एक एक्सेल पर अर्थिंग डिवाइस, जिसका काम होता है CTRV को प्रोटेक्ट करना। जब प्रॉपर कोई भी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास थ्रू करता है तो उस दौरान CTRV को प्रोटेक्ट किया जा सके, इस पर्पस को देखते हुए यहाँ पर अर्थिंग डिवाइस का प्रावधान यहाँ पर किया जाता है CTRV के प्रोटेक्ट करने के लिए फिएट बोगी के अंतर्गत। तो यहाँ पर चूंकि पूछा गया था फिएट बोगी, एक बोगी के अंतर्गत कितने नंबर्स में होते हैं, प्रत्येक बोगी में 1 के नंबर्स में होते हैं, प्रत्येक कोच में 2 के नंबर्स में। यहाँ पर 0-1 की संख्या में प्रत्येक बोगी में, 2 की संख्या में प्रत्येक कोच में यहाँ पर अर्थिंग डिवाइस उपलब्ध होगा। प्रश्न में केवल बोला गया था एक बोगी के अंतर्गत, तो एक बोगी में जो 1 के नंबर्स में होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि दो एक्सेल जो होते हैं अदर एंड पर वो प्रॉपर रूप से खाली होते हैं, इस पर कोई भी ना स्पीड सेंसर होता है, ना ही अर्थिंग डिवाइस होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द नेम ऑफ डैम्पर कनेक्टेड बिटवीन द बोगी एंड कार बॉडी। बोगी एवं कार बॉडी के बीच जो इस प्रकार के शेप से कनेक्टेड होते हैं, इसे यो डैम्पर बोला जाता है। इसका नंबर्स प्रत्येक बोगी में 2 की नंबर्स में होते हैं, जिसका मेन फंक्शन होता है कि जो कोचेज के रोलिंग मोशन को मिनिमाइज किया जा सके। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यो डैम्पर्स मेनली बोगी एवं कार बॉडी के बीच कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो दिए गए हैं, 5 × 5 + 5 और -5। +5 - 5 इस प्रकार से दिया गया है। जब आप इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 25 निकल कर आएगा, प्लस और -5 से 5 कट जाएगा, और यहाँ पर सिंपली जो निकल कर आएगा वो 30 निकल कर आएगा। 30 जो दिया गया है वो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द लेंथ ऑफ ब्रिज इन मीटर विच अ ट्रेन 130 मीटर्स लॉन्ग एंड ट्रैवलिंग एट 45 km/h कैन क्रॉस इन 30 सेकेंड्स इज। यानी यहाँ पर बोला गया है कि उस पुल की लंबाई मीटर्स में क्या होगा, जो पुल को यहाँ पर क्रॉस किया जा रहा है ट्रेन के द्वारा, जिसका लंबाई यहाँ पर बोला गया ट्रेन का 130 मीटर लंबा ट्रेन से और 45 किलोमीटर रफ्तार से उस ब्रिज को पार करता है, जिसको पार करने में 30 सेकेंड का समय ट्रेन को लगता है। तो उस केस में यहाँ पर ब्रिज का लंबाई क्या होगा वो यहाँ पर पूछा गया है। तो चूंकि आप जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम्स होता है, इसी केस में अगर बात करें हम, जो डिस्टेंस जो है वो
दोनों पार्ट्स का लेना पड़ेगा, ब्रिज का भी और ट्रेन का भी, जब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो इस केस में अगर बात करें तो 130 ट्रेन का दिया गया है, ब्रिज का लेंथ हम x कंसीडर कर लिए हैं, तो x यहाँ पर हो जाएगा, स्पीड यहाँ पर 45 किलोमीटर पर आवर में दिया गया और अदर जो दिया गया मीटर सेकंड में दिया गया, तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम मल्टीप्लाई करके 5/18 से, तो यह हमारा स्पीड मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको कवर करने के लिए 30 सेकंड का समय लगता है, तो 30 से मल्टीप्लाई सिंपली कर देंगे। अब यहाँ पर जब सारे को आप यहाँ पर कट करेंगे तो x का वैल्यू जो निकल कर आएगा 245 मीटर यहाँ पर निकल कर आएगा, जो यहाँ पर ब्रिज का लेंथ होगा। तो यहाँ पर बात करें इस प्रकार का ऑप्शन का, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 245 मीटर्स। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कैपिटल ऑफ मणिपुर। मणिपुर का यहाँ पर कैपिटल पूछा गया है, तो मणिपुर का जो कैपिटल है वह मेनली इम्फाल है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, जो कि 7 सिस्टर्स जो स्टेट्स जो है नॉर्थ ईस्ट का, वो इसका एक पार्ट्स है। इसके अलावा अगर बात करें तो गुवाहाटी मेनली असम का कैपिटल है। इसके अलावा अगर बात करें अगरतला का, तो अगरतला त्रिपुरा का यहाँ पर कैपिटल है। वहीं अगर बात करें शिलोंग, शिलोंग मेनली मेघालय का कैपिटल है। इसके अलावा आप यहाँ पर 28 जो स्टेट्स जो भारत के अंतर्गत है, तो इस प्रकार आप यहाँ पर सारे का कैपिटल स्टेट्स को यहाँ पर याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द 3 एलिमेंट्स ऑफ द फायर ट्रायंगल्स आर। यहाँ पर फायर्स का जो ट्रायंगल फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, तो इसका कंपोनेंट पूछा गया है। इसका ट्रायंगल शेप होता है, एक तरफ ऑक्सीजन होता है जिसे हम O2 से डिनोट करते हैं, हीट होता है इसका पार्ट, और एक होता है फ्यूल। ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट मिलकर यहाँ पर फायर्स का जनरेशन करते हैं, जिसका एक ट्रायंगुलर शेप होते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर इस प्रकार का सी में दिया गया है, ऑक्सीजन, फ्यूल एंड अ हीट सोर्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है नंबर ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर प्रोवाइडेड इन 1 AC। एक AC के अंतर्गत फायर एक्सटिंग्विशर्स का नंबर्स कितने नंबर्स में होते हैं। तो आग की समस्या को यहाँ पर सप्रेस्ट करने के लिए, चाहे वो AC कोचेज हो या पेंट्री कार हो या ब्रेक बार्न या जनरेटर कार्स हो या लोकोमोटिव्स हो, चाहे डीजल या इलेक्ट्रिक, सारे के अंतर्गत कुछ नंबर्स में यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर्स का प्रावधान किया गया है। इसमें अगर बात करें कि अगर कोई लोकोमोटिव्स अगर है, चाहे वो डीजल या लोको का डीजल्स हो या इलेक्ट्रिक हो, इसमें टोटल जो 4 नंबर्स में प्रत्येक लोकोमोटिव्स के अंतर्गत यहाँ पर DCP टाइप, ध्यान रखें ड्राई केमिकल पाउडर टाइप्स का यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर्स अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें जो जनरेटर कार्स या पेंट्री कार्स वगैरह जो होते हैं, इसके अंतर्गत टोटल 4 के नंबर्स में इसमें भी फायर एक्सटिंग्विशर्स अवेलेबल होते हैं। वहीं अगर बात करें AC कोचेज के अंतर्गत, तो AC कोचेज के अंतर्गत प्रत्येक AC कोच के अंतर्गत 2 के नंबर्स में फायर एक्सटिंग्विशर्स अवेलेबल होते हैं। तो इस प्रकार जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। प्रत्येक AC कोचेज के अंतर्गत 2 के नंबर्स में फायर एक्सटिंग्विशर्स अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WRA। WRA का फुल फॉर्म होता है वाटर रेजिंग अपरेटस। ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें अगर बात करें जो मिनिमम प्रेशर रिक्वायरमेंट होता है फॉर WRA के लिए वो 0.35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि मैक्सिमम एयर प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर WRA 0.75 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का रिक्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक्स प्रोवाइडेड अंडर फ्रेम ऑफ द कोच। कोच के अंडर फ्रेम्स में जो वाटर टैंक्स प्रोवाइडेड होते हैं इनका कैपेसिटी पूछा गया है। चूँकि यहाँ पर बात करें तो नहीं मेंशन किया गया LHB या ICF के लिए। ICF के लिए मेनली जो होते हैं वो 4 टैंक्स लगे होते हैं 450 लीटर्स का, टोटल कैपेसिटी 1800 लीटर्स का होता है ICF ब्रेक के अंतर्गत, कोचेज के अंतर्गत। जबकि LHB की अगर बात करें हम तो LHB के अंडर फ्रेम में 685 लीटर्स का लगा होता है यहाँ पर वाटर टैंक्स 2 के नंबर्स में, और 1 के नंबर्स में यहाँ पर 450 लीटर्स का टैंक्स लगा होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन में 685 लीटर दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज वाइल बी कैन डू इट इन 60 डेज। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू इट इन डैश डेज। यहाँ पर कोई ए है जो किसी काम को 30 डेज में करता है, बी उसी काम को 60 डेज में करता है, या मेनली इसके टाइम को डेज को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर टोटल वर्क निकालने के लिए दोनों का आप एलसीएम निकाल लें, तो एलसीएम निकालने पर आपका 60 यहाँ पर आएगा जो इसका टोटल वर्क होगा। टोटल वर्क यहाँ पर इसका एफिशिएंसी निकालने के लिए ए का एफिशिएंसी कितना होगा, बी का कितना होगा, तो सिंपली टोटल वर्क में जो टाइम पीरियड लगा है उससे आप डिवाइड कर देंगे प्रत्येक केस में, तो आपका यहाँ पर एफिशिएंसी निकल जाएगा। तो एफिशिएंसी जो ए का आएगा, जब 60 वर्क करना है 30 के टाइम ले रहा है, तो यहाँ पर 2 का एफिशिएंसी यहाँ पर आ जाएगा और 1 का एफिशिएंसी बी का आएगा। अब यहाँ पर बोला गया है प्रश्न में कि ए और बी दोनों साथ में करता है, तो चूंकि टोटल काम 60 है और 2 ए का एफिशिएंसी और ए है बी का एफिशिएंसी 1 है, तो दोनों मिलकर करता है। तो यहाँ पर 60 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो यहाँ पर 20 डे यहाँ पर निकल कर आएगा जब ए और बी दोनों मिलकर काम करेगा। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 डेज। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है पीओएच पीरियोडिसिटी ऑफ सीटीआरबी यूज्ड ऑन एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोचों में जो सीटीआरबी कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग का प्रयोग किया जाता है, इनका पीरियोडिक ओवरहॉलिंग का अधिकता पूछा गया है, तो यह मेनली 72 मंथ्स के बिहाफ पर यह किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द फंक्शन ऑफ अर्थिंग डिवाइस। अर्थिंग डिवाइस का मेन फंक्शन होता है कि जब भी इससे बियरिंग से अगर कोई इलेक्ट्रिक सप्लाई गुजरता है तो यहाँ पर सीटीआरबी को प्रोटेक्ट किया जा सके। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, टू प्रोटेक्ट सीटीआरबी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो हाउ मच सीलिंग ऑन अ व्हील कैन बी अलाउड। सीलिंग व्हील के ऊपर ब्रिक जब भी हमारा व्हील जाम होकर स्किड करता है तो उस दौरान जब भी हीट जनरेट होते हैं ट्रेड्स के ऊपर, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स व्हील ट्रेड से यहाँ पर टूट कर बाहर निकलते हैं, जिससे वहाँ पर कुछ लाइनर्स डेवलप हो जाते हैं, गड्ढे डेवलप हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो डिफेक्ट्स होते हैं उसे व्हील ट्रेड्स के व्हील सेलिंग के तौर पर यहाँ पर देखा जाता है। जिसके लिए अगर बात करें मैक्सिमम लिमिट जो है डेप्थ का 1.5 mm और लेंथ की अगर बात करें तो यह 40 mm तक मैक्सिमम अलाउ किया जा सकता है। तो यहाँ पर बोला गया है अलाउ वाली लिमिट्स का, तो 40 mm लेंथ एवं 1.5 mm डेप्थ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है D2 मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ एलएचबी कोच इज डन। एलएचबी कोचों का जो डिपो 2 शेड्यूल्स जो होता है वह मेनली 30 ± 3 डेज के अंतराल पर यह किया जाता है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर इस प्रकार का बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फीवा डिवाइस इन केस ऑफ बेल्लो ब्रस्ट। बेल्लो अगर कोई ब्रस्ट पाया जाता है तो इस केस में जो फीवा डिवाइस का फंक्शन होगा, फीवा का फुल फॉर्म सिंपली होता है फेलियर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस। जब भी एयर बेल्लो में किसी प्रकार का लीकेज या फेलियर होता है, ब्रस्ट कर जाता है जो एयर स्प्रिंग, तो उस केस में ब्रेक पाइप से प्रेशर ड्रॉप होने लगते हैं और पूरे गाड़ी में ब्रेक लग जाते हैं, तो यह काम होता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और फेलियर इंडिकेटर जो होता है, जो इंडिकेटर लगे होते हैं वह ग्रीन से रेड कलर में यहाँ पर फीवा इंडिकेटर आ जाता है। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होना चाहिए, ए एंड बी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द मैक्सिमम एयर प्रेशर अवेलेबल इन एयर स्प्रिंग। एयर स्प्रिंग के अंतर्गत मैक्सिमम जो प्रेशर होते हैं वह 6 kg/cm² का होता है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एंटी स्किड सिस्टम। एंटी स्किड सिस्टम का यहाँ पर पर्पस पूछा गया है। तो एंटी स्किड सिस्टम का मेन पर्पस होता है कि व्हील को स्किड होने से बचाना होता है, मेन फंक्शन इसका। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया। भारत के अंतर्गत कितने नंबर्स में स्टेट्स है? तो 28 के नंबर्स में स्टेट्स अभी करंट में है। यूनियन टेरेटरी की अगर बात करें तो 8 के नंबर्स में वर्तमान में यूनियन टेरेटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश भारत के अंतर्गत है। यहाँ पर बात करें नंबर ऑफ स्टेट्स यानी राज्य का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी 28 की संख्या में यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवेलेबल इन लार्जेस्ट क्वांटिटी इन एटमॉस्फेरिक ईयर। वातावरण के अंतर्गत कितने क्वांटिटी में यहाँ पर सबसे लार्जेस्ट क्वांटिटी वाले जो ईयर्स होते हैं वो कौन होते हैं? तो बात करें यहाँ पर नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का सबसे लार्जेस्ट अमाउंट में पाया जाता है एटमॉस्फेयर में, वह 78% पाया जाता है। वहीं ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन का अप्रॉक्स 21% तक पाया जाता है। वहीं अगर बात करें इनर्ट गैस जो आर्गन वगैरह जो होते हैं, इसका नंबर्स जो होता है 0.93% के अप्रॉक्स होते हैं। इसके अलावा वाटर वेपर्स के परसेंटेज जो होते हैं 1% के अकॉर्डिंग अप्रॉक्स होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड या अदर गैसेस की अगर बात करें तो 0.03% के अप्रॉक्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। चूँकि लार्जेस्ट अमाउंट से पूछा गया था किस प्रकार के गैस उपलब्ध होते हैं, तो नाइट्रोजन गैस यहाँ पर 78% के साथ यहाँ पर लार्जेस्ट अमाउंट में अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इफ 200% ऑफ ए नंबर इज 90 देन व्हाट इज द 80% ऑफ दैट नंबर्स। कोई नंबर है x, इसका 200% है जो है वो 90 के इक्वल है। तो सिंपली यहाँ पर 45 आपका नंबर निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो नंबर है 45, इसका पूछा गया है 80%। तो सिंपली यहाँ पर जो होगा 1, यहाँ पर सिंपली 20 से 5 टाइम में 100 कट जाएगा, यहाँ पर 4 टाइम में कट जाएगा, यहाँ से 9 टाइम्स में 45, तो आपका जो निकल कर आएगा 136 निकल कर आएगा, जो कि 45 का यहाँ पर 80% होगा। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द मीन मार्क्स ऑफ 10 बॉयज इन अ क्लास आर 70% वेयर एज द मीन मार्क्स ऑफ 15 गर्ल्स इज 60%, देन द मीन मार्क्स ऑफ द ऑल द 25 स्टूडेंट्स इज। यहाँ पर एक क्लासरूम है जिसमें 10 बॉयज का मीन मार्क्स यानी औसत मार्क्स 70% बताया गया है, जबकि 15 गर्ल्स जो है इनका एवरेज मार्क्स 60% बताया गया है। तो इस केस में यहाँ पर 25% टोटल जो क्लास का होगा उसका एवरेज परसेंटेज कितना निकलेगा वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर बात करें अगर जो मीन मार्क्स दिया गया है तो जो टोटल निकलेगा वहाँ पर 10 बॉयज है 70% है, तो 70% यहाँ पर निकल जाएगा। इसको प्लस कर लेंगे। 15 गर्ल्स है 60% मार्क्स है, टोटल नंबर्स गर्ल्स का निकल जाएगा। चूँकि ऊपर में टोटल अमाउंट आता है उसको हम ऐड करते हैं, नीचे नंबर ऑफ जितने भी क्लास में स्टूडेंट अवेलेबल है, तो टोटल जो निकल कर आएगा वो 25 बॉयज एवं गर्ल्स का यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। चूँकि यहाँ पर ऊपर में जब टोटल मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 700% प्लस यहाँ पर 900% डिवाइडेड बाई 25, यहाँ पर जो निकल कर आएगा 1600/25 निकल कर आएगा। जब इसको आप कट करेंगे तो आपका जो होगा 64% यहाँ पर निकल कर आएगा, जो क्लास का एवरेज यहाँ पर परसेंटेज होगा 25 स्टूडेंट्स का। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एन अमाउंट ऑफ 1200 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ए बी एंड सी इन द रेशियो 5, 7 एंड 13, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ सी एंड बी।
यहाँ पे कोई 1200 रुपये है जिसको ABC में डिवाइड किया जाता है, तो A का वैल्यू 5 है, B का वैल्यू 7 है और C का वैल्यू 13 है। तो यहाँ पर सिंपली होगा वो 1200 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 25 हो जाएगा। जब आप 25 से डिवाइड करेंगे 1200 के अंतर्गत तो आपका निकल कर आएगा 48, यानी एक का वैल्यू है वो 48 है। अब यहाँ पर बोला गया है कि B एवं C का डिफरेंस यहाँ पर पूछा गया कि डिफरेंस यहाँ पर कितना होगा। चूँकि B और C का यहाँ पर डिफरेंस आप देख पा रहे हैं वो है 6 का, चूँकि एक का वैल्यू 48 है तो 6 इंटू 48 जब आप करेंगे तो आपका जो निकल कर आएगा वो 288 निकल कर आएगा। यानी B एवं C के बीच जो डिफरेंस रुपए का यहाँ पर निकल कर आएगा वो 288 रुपये का आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ए शॉपकीपर सोल्ड सम आर्टिकल्स एट Rs35 पर पीसेज एंड गेन्ड 40%, व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल टू अर्न 60% प्रॉफिट। यानी कोई एक दुकानदार है जो अपने कुछ सामान को 35 रुपये पर बेचता है तो उसे 40% का लाभ होता है, और कितने प्राइस में उसे बेचा जाना चाहिए ताकि उसे 60% का लाभ हो। तो सबसे पहले आप कॉस्ट प्राइस यहाँ पर आपका 100 रुपये है यहाँ पर, तो 100 रुपये का आपका 40% गेन होता है जब उसे आप 35 रुपीज़ से बेचते हैं। तो 100 हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, 40% गेन किया है तो 140 हो जाएगा। परसेंट है तो यहाँ पर परसेंट हटाएंगे तो वाई में यहाँ पर 100 आ जाएगा आपका। यहाँ पर 35 रुपये में बेचता है, यहाँ पर 7 टाइम में कट जाएगा 20 से, यहाँ पर 5 टाइम में 20 से कट जाएगा, यहाँ से 5 टाइम में यहाँ पर 35 कट जाएगा और 5 इंटू 5 यानी यहाँ पर निकल कर जो आएगा वो 25 रुपीज़ निकल कर आएगा। यानी जो आर्टिकल्स को 25 रुपीज़ है जब उसे 40% गेन के साथ बेचा जाता है तो 35 रुपये में यहाँ पर बिकता है। अब यहाँ पर बोला गया है कि 60% गेन करने के लिए कितने अमाउंट पर बेचना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस आपका निकल कर आएगा है वो 25 रुपीज़ निकल कर आया है। जब उसे 60% गेन करने के लिए बेचना होगा तो 100% प्लस 60% जो गेन है तो 160 और परसेंट को हटाएंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर 20 से 8 टाइम्स में और यहाँ पर 20 से 5 टाइम्स में कट जाएगा, 5 से यहाँ पर 5 टाइम्स में कटेगा। यहाँ पर सिंपली 5 मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे तो यहाँ पर 40 रुपये निकल कर आएगा। यानी कोई आर्टिकल 25 रुपीज़ है कॉस्ट प्राइस, जब उसे 60% गेन के साथ आप बेचते हैं तो इसका जो सेलिंग प्राइस निकल कर आएगा वो 40 रुपीज़ निकल कर आएगा। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एरिया ऑफ सर्किल हैविंग डायमीटर 7 सेंटीमीटर इज डैश स्क्वायर सेंटीमीटर। कोई एक सर्किल है जिसका सेंटर यहाँ पर है, आर रेडियस है, यहाँ पर रेडियस यहाँ पर ऑलरेडी 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर एरिया पूछा गया है, एरिया होता है सर्किल का पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू जो होता है y/7 हमेशा कांस्टेंट होता है। रेडियस यहाँ पर 7 दिया गया है जो कि स्क्वायर फॉर्म में था, 7 मल्टीप्लाई बाई 7 यहाँ पर 2 टाइम्स में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 17 से 17 कट हो जाएगा तो सिंपली 22 मल्टीप्लाई बाई 7 तो यहाँ पर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर दिए गए सर्किल का यहाँ पर एरिया होगा। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 75 लीटर्स या टैंक यूज फॉर 125 लीटर्स का प्रयोग ब्रेकिंग के लिए किया जाता है, जबकि 75 की अगर बात करें तो टॉयलेट पर्पस हो या फ्लशिंग पर्पस जो होता है उसके लिए किया जाता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमसीबी। एमसीबी का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है। तो एमसीबी की अगर बात करें फुल फॉर्म का, तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसका फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी फुल फॉर्म। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, नॉन रिटर्न वाल्व परमिट्स वाटर सप्लाई इन। कोई भी नॉन रिटर्न वाल्व जो है एनआरवी
वन वे में प्रेशर को सप्लाई करता है, रिटर्न आने नहीं देता है। तो यहाँ पर बात करें तो वन वे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, 1 माइक्रोन कितने की इक्वल होगा? तो 1 माइक्रोन सिंपली जो होता है 0.001 mm के मिलीमीटर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द फ्लोइंग इज और आर यूज्ड एज अ सेफ्टी डिवाइस इन मशीन। मशीन के अंतर्गत सेफ्टी डिवाइस के रूप में किसे यूज किया जाता है? तो फेल सेफ हो या सेफ्टी इंटरलॉक्स हो या लिमिट स्विचेस हो, ये सारे जो सेफ्टी डिवाइसेस होते हैं वो मशीन के अंतर्गत यूज में लिए जाते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर तीनों में यहाँ पर है, तो ऑल ऑफ द एबव इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फाइल यूज फॉर फिटिंग रेडियस इन कॉर्नर्स। कॉर्नर्स के अंतर्गत कोई रेडियस को फिटिंग करना हो तो इस दौरान किस प्रकार के फाइल का प्रयोग करते हैं? तो एज सेफ यहाँ पर अगर बात करें तो चाहे वो फ्लैट फाइल्स हो, लेकिन यहाँ पर कॉर्नर्स के लिए स्पेशल बोला गया, जो कॉर्नर रेडियस है उसको फिटिंग करना हो तो उस केस में हम स्क्वायर फाइल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हु वन द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट्स अवार्ड इन ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 हेल्ड इन USA एंड वेस्ट इंडीज। USA एवं वेस्ट इंडीज के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए ICC T20 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 के अंतर्गत जो प्लेयर ऑफ द जो टूर्नामेंट जीते थे, मैन ऑफ द सीरीज, वह जसप्रीत बुमराह को दिया गया था, जो कि 15 विकेट पूरे सीरीज के अंतर्गत लिए थे इकोनॉमी 4.17 के रेट से। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जसप्रीत बुमराह। वही मैन ऑफ द मैच की अगर बात करें तो विराट कोहली को इसको मैन ऑफ द मैच के तौर पर दिए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ओलंपिक 2028 गेम्स इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन। जो 2028 जो ओलंपिक गेम्स है वो कहाँ पर शेड्यूल किए गए हैं? तो यह मेनली लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट के अंतर्गत इसको शेड्यूल किया गया है और यह जुलाई 14 से लेकर 30 जुलाई तक USA के अंतर्गत इसको रखा गया है, लॉस एंजल्स के अंतर्गत। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ब्रेक सिस्टम यूज्ड ऑन LHV कोचेज। LHV कोचों में जो ब्रेक सिस्टम यूज किया गया है उसका प्रिंसिपल है ट्विन पाइप विथ एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम के साथ यहाँ पर यूज में लिए जाते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द यूज ऑफ चीजल। चीजल का यहाँ पर यानी छेनी का क्या यूज है? तो इसका मेन है कि जो भी हम लार्ज अमाउंट में अगर हमें अप टू 6 mm तक अगर बात करें मेटल्स को अगर रिमूव करना हो तो उस केस में हम चीजल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, टू रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ मेटल अप टू 6 mm। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है यूज ऑफ फाइल पूछा गया है। तो फाइल चाहे वो शेप के बेसिस पर हो, ग्रेड पर हो या कटिंग के बिहाफ पर हो, अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर बात करें शेप के बिहाफ पर, तो शेप के बिहाफ पर फ्लैट फाइल हो, स्क्वायर फाइल होता है, राउंड शेप फाइल होते हैं, हाफ राउंड फाइल्स होते हैं, ट्रायंगल फाइल होते हैं, नाइफ एडिस फाइल होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो हैंड फाइल्स होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के फाइल्स इसके शेप के बिहाफ पर होते हैं। वहीं इसके ग्रेड्स के बिहाफ पर होते हैं। ग्रेड की अगर बात करें कटिंग के बिहाफ पर, तो सिंगल कट, डबल कट्स, इस प्रकार के यहाँ पर फाइल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर पूछा गया था कि फाइल्स के यूजेज, तो यहाँ पर मेनली जो फाइल्स का यूज करते हैं जब भी हमें स्मॉल अमाउंट्स में अगर मेटल्स को रिमूव करना होता है और उससे सरफेस को यहाँ पर फिनिश करना होता है, इस केस में हम यहाँ पर फाइल्स का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें, इफ डंप वाल्व कंटिन्यूअस वेंटिंग द रीजन में बी, अगर डंप वाल्व कंटिन्यूअस रूप से वेंट कर रहा है तो इसका पर्पस क्या हो सकता है। चूँकि आप जानते हैं कि ये आपके एक्सल के ऊपर दो यहाँ पर ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं। ब्रेक सिलेंडर से आने से पहले यहाँ पर डंप वाल्व यहाँ पर लगा होता है, डंप वाल्व, और यहाँ से डीवी का डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व का कनेक्शन आता है। एक कनेक्शन इसका माइक्रो प्रोसेसर का होता है। माइक्रो प्रोसेसर जो मेनली होते हैं 110 वोल्ट डीसी पर कार्यरत होते हैं, जबकि डंप वाल्व जो होते हैं वो 24 वोल्ट डीसी पर कार्यरत होते हैं। डंप वाल्व में भी एक एग्जॉस्ट पोर्ट होता है जहाँ से प्रेशर ब्रेक सिलेंडर से स्टेट अमाउंट में होते हैं तो उसको यहाँ पर घटाया जाता है और स्पीड को यहाँ पर सेम करने की कोशिश किए जाते हैं। माइक्रो प्रोसेसर द्वारा जो सिग्नल भेजा जाता है उस दौरान जब भी सर्विस एप्लीकेशन किए जाते हैं, जब भी हमारा डिफरेंस एक्सल के ऊपर देखने को मिलता है, अलग चारों एक्सल के ऊपर, तो उस दौरान यह डंप वाल्व अपना कार्य एक्टिवेट करते हैं और डीबी से भेजे गए प्रेशर को वह ब्रेक सिलेंडर को भेजता है, एक्स्ट्रा प्रेशर को वहाँ पर एग्जॉस्ट के माध्यम से एटमॉस्फेयर में रिमूव करता है। तो इस प्रकार से डंप वाल्व यहाँ पर फंक्शन करते हैं। तो पूछा गया था यहाँ पर अगर डंप वाल्व हमारा कंटिन्यूअस वेंट कर रहा है तो इसका मतलब हो सकता है कि जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर जो सिग्नल प्रॉपर गलत भेजा जा रहा है, इसके कारण जो हमारा जो प्रेशर है वह कंटिन्यूअस रूप से वेंट कर रहा है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो माइक्रो प्रोसेसर यानी WSP यहाँ पर डिफेक्टिव है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाइट ओवर रूफ ऑफ LHV कोचेज। LHV का हाइट ओवर रूफ पूछा गया कितना mm होता है। तो LHV कोच का लेंथ ओवर बॉडी जो होता है वो 23,540 mm होता है। लेंथ ओवर कपलर की अगर बात करें तो 24,000 mm। वहीं विड्थ ओवर बॉडी की अगर बात करें तो यह 3240 mm होता है। जबकि हाइट की अगर बात करें तो हाइट पूछा गया था, यह 4039 mm इसका हाइट ओवर बॉडी होता है। यहाँ पर इस प्रकार का ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हु हैड वॉन द गोल्ड मेडल्स इन द जैवलिन थ्रो इन ओलंपिक 2024। जो 2024 जो ओलंपिक्स है वो पेरिस के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए थे और यह मेनली जो पेरिस ओलंपिक की अगर बात करें तो यह 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त के बीच कंडक्ट हुए थे। इसमें अगर बात करें तो गोल्ड जो मेडलिस्ट थे वह अरशद नदीम को दिया गया था, जो कि पाकिस्तान कंट्री से बिलोंग करते हैं, वह गोल्ड मेडलिस्ट थे। जबकि सेकेंड पोजीशन पर अगर बात करें सिल्वर मेडल के साथ भारत के नीरज चोपड़ा को यह दिया गया था मेडल्स। जबकि थर्ड प्लेस पर जो थे ब्रॉन्ज मेडल के साथ ए पीटर्स या ग्रेनाडा के यहाँ पर कंट्री से बिलोंग करते थे। तो यहाँ पर बात करिए ऑप्शन नंबर का, जो गोल्ड मेडलिस्ट थे वो अरशद नदीम, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एसिटिलीन सिलेंडर इन गैस बिल्डिंग इक्विपमेंट इज। जो गैस बिल्डिंग इक्विपमेंट के अंदर जो एसिटिलीन सिलेंडर जो होते हैं वह मेनली मैरून कलर के होते हैं और इसमें जो वाल्व लगे होते हैं उसके पास लेफ्ट हैंड थ्रेड्स यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द टूल इज यूज्ड टू फिनिश ड्रिल होल इज कॉल्ड। वैसा टूल जिसका प्रयोग हम ड्रिल होल को फिनिश करने के लिए प्रयोग करते हैं उसे रीमर बोला जाता है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ड्यूरिंग द एयर ब्रेक टेस्ट ऑफ द रेक विच होज पाइप शुड बी कनेक्टेड फर्स्ट। जब भी एयर ब्रेक टेस्ट किया जाता है रेक का तो सबसे पहले ब्रेक पाइप को बीपी होज को कनेक्ट किया जाता है पहले। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन केस ऑफ ब्रेक बाइंडिंग ऑन बोथ ट्रॉली व्हाट यू डू फर्स्ट। जब भी दोनों ब्रेक ट्रॉली के ऊपर ब्रेक बाइंडिंग की समस्या आता है, अगर यह कंफर्म होता है कि दोनों ट्रॉली के ऊपर यह ब्रेक बाइंडिंग समस्या है
तो आप बिफोर डिपार्चर आप यह सुनिश्चित करें कि दोनों ट्रॉली आइसोलेट कंडीशन में होनी चाहिए, ताकि दोबारा से यहाँ पर प्रेशर ट्रॉली में लगे ब्रेक सिलेंडर में ना जा पाए और पुनः वह ब्रेक्स बाइंडिंग की समस्या ना आए। तो यहाँ पर आइसोलेट द बोथ ट्रॉली, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी रिफिल्ड। जो फायर एक्सटिंग्विशर का रिफिलिंग का जो इंटरवल होता है वह 1 ईयर के इंटरवल पर इसका रिफिलिंग किए जाते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ऑन किलोमीटर बेसिस सॉफ्ट शेड्यूल फर्स्ट ऑफ LHB कोच इज डन। सॉफ्ट शेड्यूल फर्स्ट जो है वह 1.5 ईयर्स या 18 मंथ्स आप बोल सकते हैं, और 6 लाख किलोमीटर्स जो भी पहले हो उस बिहाफ पर LHB कोच का सॉफ्ट शेड्यूल फर्स्ट किया जाता है। यहाँ पर किलोमीटर बेसिस से पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी 6 लाख किलोमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द CBC फिटेड ऑन LHB कोच हैज डैश फीचर्स। जो LHB कोचों में जो CBC फिटेड होते हैं वह मेनली H टाइप के CBC होते हैं, या मेनली टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर होता है, और इसमें एंटी क्लाइंबिंग फीचर्स के साथ यह आते हैं, ताकि जब भी दुर्घटनावश तो एक दूसरे के ऊपर यह नहीं चढ़ पाते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एक्सल लोड ऑफ AC कोचेज। AC कोच का जो एक्सल लोड होता है वह 16.25 टन होता है। अगर बात करें नियर बाई में, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 16.3 टन, तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डैश ग्राम्स ग्रीस इज यूज्ड इन CTRB। कार्टिज टेप पर रोलर बियरिंग के अंतर्गत कितने क्वांटिटी में ग्रीस यूज किए जाते हैं। चूँकि प्रश्न जो है ओल्ड ट्रेंड के बिहार पर पूछा गया है, जहाँ उस दौरान वो 455 प्लस माइनस 10 ग्राम्स लिए जाते थे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें फ्रेट स्टॉक के अंतर्गत, तो ई टाइप CTRB के अंतर्गत 390 प्लस माइनस 20 ग्राम से यूज में लिए जाते हैं। वहीं के टाइप CTRB की अगर बात करें 290 प्लस माइनस 20 ग्राम्स में यहाँ पर ग्रीस क्वांटिटी यूज में लिए जाते हैं अभी करंट सिचुएशन के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, येलो स्ट्रिप ऑन इन बॉडी ऑफ ICF इंडिकेट्स। जो येलो स्ट्रिप इन बॉडी जो ICF कोचेज का है उसमें इंडिकेट करते हैं वह एंटी टेलीस्कोपी को इंडिकेट किया करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, फ्लोइंग बिल्डिंग प्रोसेस यूजेज कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स। निम्नलिखित में से कौन सा बिल्डिंग प्रोसेस कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स को प्रयोग करते हैं। तो जो AMIG जो बिल्डिंग्स है, मेटल इनर्ट गैस बिल्डिंग, यह मेनली कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, जबकि TIG की अगर बात करें टंगस्टन इनर्ट गैस बिल्डिंग का, तो यह नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स का, तो इसमें AMIG इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ड्यूरिंग सर्विस एप्लीकेशन द ब्रेक शुड अप्लाई। जब भी सर्विस एप्लीकेशन किया जाता है इसमें ब्रेक जो है 3 से 5 सेकंड के अंतर्गत अप्लाई हो जाना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द फिन्स प्रोवाइडेड बिटवीन द ब्रेक डिस्क फॉर। यहाँ पर जो फिन्स प्रोवाइडेड होते हैं ब्रेक डिस्क के ऊपर वह मेनली इफेक्टिव कूलिंग ड्यूरिंग ब्रेकिंग के दौरान इफेक्टिव कूलिंग प्रोवाइड करवाया जा सके, इस बिहाफ को देखते हुए यहाँ पर फिन्स प्रोवाइडेड होते हैं। ध्यान रखें 3 कंटिन्यूअस ब्रोकन फिन्स को सर्विस में अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, PESD प्रोवाइडेड इन LHB कोच कैन बी रीसेट। जो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस जो LHB कोचों में प्रोवाइडेड होते हैं, इसमें जब चैन पुलिंग किया जाता है तो इसमें रीसेट कहाँ से किए जा सकते हैं, तो जहाँ पर से इसको चैन पुलिंग किया गया वहीं से इसको रीसेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फ्रॉम द पॉइंट्स वेयर चैन पुलेट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द लिमिट ऑफ ईयर गैप बिटवीन स्पीड सेंसर एंड फोनिक व्हील। स्पीड सेंसर एवं फोनिक व्हील के बीच यहाँ पर ईयर गैप पूछा गया है। तो यहाँ पर बात करें अगर इस प्रकार से
एक्सेल के ऊपर फोनिक बिल बने होते हैं। फोनिक बिल के ऊपर नंबर ऑफ टीथ 80 नंबर्स में होते हैं और यहाँ पर एक प्रोब तौर पर लगा होता है जिसे हम स्पीड सेंसर बोलते हैं। इसके बीच जो गैप होते हैं वो 0.9 से लेकर 1.4 mm के बीच होता है, जिसका मेजरमेंट हम फीलर गेज के माध्यम से करते हैं। और इसमें 3 छोटे छोटे स्टड लगे होते हैं फोनिक व्हील के लिए। अगर इसका स्टड का अगर बात करें टॉर्क वैल्यू एवं साइज का, तो M8 बोल्ट का प्रयोग किया जाता है और 21 न्यूटन मीटर्स इसका टॉर्क वैल्यू होता है। तो इसका भी आप ध्यान रखिए, आपके एग्जाम के अंतर्गत ये टॉर्क वैल्यू या आपके जो फोनिक व्हील के जो स्टड लगे होते हैं इसका आपसे साइज पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर बात करें जो केबल गैप जो पूछा गया था वह 0.9 से लेकर 1.4 mm होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्पीड सेंसर। स्पीड सेंसर का क्या पर्पस होता है। तो यह मेनली जो प्रत्येक एक्सल पर जितने भी रिवोल्यूशंस होते हैं उनको कंप्यूट करना है, गणना करने का काम यह करते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, टू कंप्यूट द रिवोल्यूशंस ऑफ ईच एक्सल। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डंप वाल्व। डंप वाल्व का क्या उद्देश्य है। तो डंप वाल्व का उद्देश्य मेन होता है कि सारे एक्सल पर सेम स्पीड अप्रोक्सीमेट यहाँ पर मेंटेन किया जा सके, साथ ही साथ व्हील को स्कीड होने से बचाया जा सके। दोनों पर्पस को देखते हुए यहाँ पर डंप वाल्व का यहाँ पर पर्पस देखा जा सकता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, ए एंड बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो मिनिमम परमिसिबल बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेड स्टॉक, यानी न्यूनतम परमिसिबल बफर प्रोजेक्शन स्टॉक फ्रॉम हेड स्टॉक से पूछा गया कितने mm होते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें हम मिनिमम परमिसिबल बफर प्रोजेक्शन का फ्रॉम हेड स्टॉक से, तो यह मेनली होता है 584 mm होता है, 584 mm जो कि मिनिमम कंडीशन में होता है। वहीं अगर आपसे स्टैंडर्ड पूछा जाता है तो स्टैंडर्ड कंडीशन में यह 635 mm इसका स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेड स्टॉक से होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा आपसे बफर फेस का जो डाया होता है वो होता है 457 mm का होता है। साथ ही साथ एक एंड पर जो 2 बफर्स लगे होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंसेज होते हैं वह 1956 mm इसका बीच के क्लियरेंस डिस्टेंसेज होते हैं। साथ ही साथ मैक्सिमम बफर प्लंजर स्ट्रोक की अगर बात करें तो 127 mm इसका मैक्सिमम बफर प्लंजर स्ट्रोक होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो बफर प्लंजर जो होते हैं वो कास्ट स्टील का बना होता है। तो ये सारे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बताए जा रहे हैं इससे डायरेक्ट बेसिस में एग्जाम के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द वाइल लेवल इन डैशपोर्ट। डैशपोर्ट में जो वाइल लेवल होते हैं वो 40 mm होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शॉक ऑब्जर्वर्स आर यूज्ड इन LHB कोचेज। LHB कोचों में 4 प्रकार के शॉक ऑब्जर्वर्स होते हैं। प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर्स 4 के नंबर्स में, सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर्स 2 के नंबर्स में, यूर डैम्पर्स कनेक्टेड होते हैं बॉडी एवं बोगी के बीच, इसका भी नंबर्स प्रत्येक बोगी में 2 की संख्या में होता है। लेटरल डैम्पर्स 1 की संख्या में प्रत्येक बोगी में होते हैं। टोटल 9 की संख्या में यहाँ पर प्रत्येक बोगी में शॉक ऑब्जर्वर्स उपलब्ध होते हैं। अगर आपसे कोचेज में पूछा जाता है तो टोटल 18 नंबर्स में प्रत्येक कोच में यहाँ पर शॉक ऑब्जर्वर्स उपलब्ध होते हैं। वहीं अगर आपसे पूछा जाता है टाइप्स कितने प्रकार के उपलब्ध किए जाते हैं तो टोटल 4 टाइप्स के यहाँ पर शॉक ऑब्जर्वर्स यहाँ पर यूज में लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन प्लेस ऑफ एम्प्टी लोड बॉक्स व्हाट डिवाइस इज यूज्ड इन BLC वैगन। BLC वैगन में एम्प्टी लोड डिवाइस के स्थान पर किस प्रकार के डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, जिसका काम होता है वैगन को लोडेड या एम्प्टी कंडीशन को सेंस करना और उसी के अनुसार यहाँ पर ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर भेजा जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें BLC वैगन का, तो BLC वैगन में LHD लोड सेंसिंग डिवाइस लगा होता है। इसका नंबर्स जो होता है एक LHD प्रत्येक बोगी में लगे होते हैं। 2 की नंबर्स की अगर बात करें तो 2 की नंबर्स प्रत्येक BLC कार में आपको पूछा जा सकता है कितने नंबर्स में LHD का प्रयोग किए जाते हैं।
यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एम्प्टी कंडीशन में अगर बात करें तो 2.2 kg का प्रेशर, लोडेड कंडीशन में 3.8 kg का प्रेशर ब्रेक सिलेंडर को भेजा जाता है और इसको सेंस करने के लिए LSD डिवाइस को प्रत्येक बोगी में एक की संख्या में लगाए जाते हैं। रेक कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द BLC वैगन इज, BLC वैगन की एक यूनिट्स में अगर बात करें हम तो 5 कार होते हैं, जबकि एक रेक जब भी तैयार किया जाता है तो 9 यूनिट्स का प्लस एक ब्रेक वाहन का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर टोटल जो 9 यूनिट्स है वो 45 वैगन्स यहाँ पर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, प्री हीटिंग इज इसेंशियल इन वेल्डिंग फॉर, जो प्री हीटिंग के रिक्वायरमेंट होता है वेल्डिंग के अंतर्गत वो क्यों होता है, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो अगर बात करें कि जो प्री हीटिंग किया जाता है वेल्डिंग करने से पहले, वो इसलिए किया जाता है ताकि जो बेस मेटल्स में जो टेम्परेचर्स है वो प्रॉपर रूप से यहाँ पर मेंटेन किया जा सके। साथ ही साथ जब भी हमारा प्री हीटिंग किया जाता है तो इससे जो प्रॉपर पेंट्रेशन की जो समस्या है उसको दूर किया जा सकता है। साथ ही साथ जो क्रैकिंग की समस्या आता है वो भी यहाँ पर रिमूव किया जा सकता है। तो ये सारे बेनिफिट्स के देखते हुए यहाँ पर वेल्डिंग से पहले यहाँ पर प्री हीटिंग किया जाता है और इसमें जो कुछ खास मटेरियल्स में यहाँ पर प्री हीटिंग की रिक्वायरमेंट होता है। जैसे अगर बात करें यहाँ पर तो कास्ट आयरन के अंतर्गत यहाँ पर प्री हीटिंग के रिक्वायरमेंट यहाँ पर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर की अगर बात करें यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, फुल फॉर्म ऑफ CNC मशीन इज, CNC मशीन का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है। तो CNC मशीन की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल यहाँ पर इसका सही उत्तर होता है। ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एडवांटेज अगर देखा जाए CNC मशीन का तो इसमें हायर फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलता है, क्वालिटी इम्प्रूव्ड देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर बात करें तो स्क्रैप रेट में यहाँ पर काफ़ी गिरावट देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ अगर बात करें कन्वेंशनल जो मशीन्स होते थे उसके मुकाबले इसमें काफ़ी कम मैन पावर की रिक्वायरमेंट होता है ऑपरेट करने के लिए। साथ ही साथ CNC मशीन के से जो ऑपरेशन यहाँ पर किए जा सकते हैं, चाहे वो मिलिंग हो, बोरिंग हो या टैपिंग हो, ये सारे फंक्शंस यहाँ पर CNC मशीन के यहाँ पर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, मैक्सिमम इनकैशमेंट ऑफ लीव ऑन एवरेज पे, LAP का यहाँ पर मैक्सिमम इनकैशमेंट पूछा गया है। चूँकि यहाँ पर प्रश्न में यह मेंशन नहीं किया गया है कि ड्यूरिंग सर्विस या रिटायरमेंट के समय। ड्यूरिंग सर्विस की अगर बात करें तो 60 LAP का आप इनकैशमेंट करा सकते हैं, यानी टेल LAP एक बार में, और 2 ईयर के गैप के साथ 6 टाइम्स में आप पूरे सर्विस काल में 60 LAP का आप इनकैशमेंट करा सकते हैं। जबकि रिटायरमेंट के समय आप मैक्सिमम 300 LAP का आप इनकैशमेंट करा सकते हैं। चूँकि यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिया गया है, अगर प्रश्न पूछा जाता है ड्यूरिंग सर्विस के बिहाफ पर तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर रिटायरमेंट के बिहाफ पर पूछा जाता है तो मैक्सिमम 300 LAP का इनकैशमेंट किया जा सकता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी होगा। इस प्रकार के कौन सा ऑप्शन सही होगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, LAP शैल बी क्रिएटेड टू अ रेलवे सर्वेंट एट द रेट ऑफ डैश। 1 जनवरी को कर्मचारी के खाते में यहाँ पर 15 LAP क्रेडिट किए जाते हैं। वहीं 1 जुलाई की अगर बात करें तो 15 LAP, पूरे 1 ईयर की बात करें तो पूरे 1 ईयर में उसे 30 LAP पर ईयर यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और यह जो क्रेडिट किए जाते हैं वह 2.5 डेज पर मंथ को कंसीडर करते हुए 6 मंथ पर यहाँ पर 15 LAP यहाँ पर दिए जाते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, When no leave is admissible under any other rules, the leave granted is known as। अगर कोई भी लीव एडमिसिबल नहीं हो तो उस दौरान जो लीव यहाँ पर ग्रांट किए जा सकते हैं वह EOL किसी भी रूल, तो यहाँ पर इसे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव बोलते हैं।
जब भी कोई किसी प्रकार के लीव को सैंक्शन करना पॉसिबल ना हो तो उस बिहाफ पर यहाँ पर इस प्रकार के लीव को सैंक्शन किए जाते हैं, जिसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव बोला जाता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द मैक्सिमम डेली आवर्स ऑफ वर्क इन अ डे विथ नॉर्मल वेज अलाउ इन फैक्ट्री एक्ट। फैक्ट्री के अंतर्गत जो 1948 लाया गया था फैक्ट्री एक्ट, जिसका इफेक्टेड हुआ था 1 अप्रैल 1949 को प्रभाव में आया था। इसके बिहाफ पर 8 आवर्स मैक्सिमम पर डे आपका वर्किंग टाइम पीरियड होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ब्रेक जर्नी इज नॉट एडमिसिबल परमिसिबल इन केस ऑफ। जब भी आप सेटलमेंट्स पास को लेना होता है तो इस दौरान आपको किसी प्रकार का ब्रेक जर्नी नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखें, सेटलमेंट पास के दौरान किसी प्रकार का ब्रेक जर्नी प्रोवाइड नहीं किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, रूफ सीट थिकनेस ऑफ BCN ए वैगन। BCN यानी जो कवर टाइप के जो वैगन्स हैं यहाँ पर BCN ए वैगन्स, इसके रूफ सीट का जो थिकनेस होता है वो 1.6 mm होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, कंडम हाइट ऑफ इलास्टोमेरिक पैड। जो EM पैड प्रयोग किए जाते हैं कैसना बोगी के अंतर्गत एज अ प्राइमरी सस्पेंशन के तौर पर, ताकि व्हील फ्लैंज को बियर होने से घटाया जा सके, रिड्यूस किया जा सके। इस पर्पस को देखते हुए यहाँ पर EM पैड का प्रयोग किया जाता है। इसमें ध्यान रखा जाता है कि जो फ्री हाइट न्यू कंडीशन में होता है वो 46 mm और फ्री हाइट कंडम कंडीशन में 42 mm मिनिमम होना चाहिए। तो यहाँ पर पूछा गया था कंडम हाइट्स का, तो कंडम हाइट्स मिनिमम 42 mm होना चाहिए। इससे नीचे जाता है तो इसको हम सर्विस से कंडम कर देते हैं। इसके अलावा भी कई सारे कंडीशन है EM पैड को कंडम करने का। इसमें रबर पैड अगर क्रस्ट कर गया हो या किसी रबर के सरफेस के ऊपर 50 mm से ज़्यादा अगर क्रैक डेवलप कर गया हो तो उस केस में भी हम कंडम कर सकते हैं। या इसके अलावा किसी भी डायरेक्शंस में यहाँ पर 40 mm से ज़्यादा अगर बॉन्ड फेलियर पाया जाता है EM पैड्स के अंतर्गत, तो उस केस में भी यहाँ पर EM पैड को कंडम किए जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, लिमिट ऑफ फ्लैट टायर। फ्लैट टायर का लिमिट की अगर बात करें तो यह कोच एवं वैगन के लिए अलग अलग होता है। 50 mm की अगर बात करें तो यह कोच के लिए होता है और 60 mm या वैगन के लिए होते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, जो कि यहाँ पर वैगन के लिए पूछा गया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ इंस्पेक्शन कैरिज एडमिनिस्ट्रेटिव। प्रशासनिक इंस्पेक्शन कैरिज के लिए यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कोड पूछा गया था, जो कि RA से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा जो काफ़ी रेगुलर बेसिस पे पूछे जाते हैं वो BPS पूछे जाते हैं, जो कि हाई कैपेसिटी पार्सल बान को इंडिकेट करता है, जबकि WCB पेंट्री कार को इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं वो ऑफिशियल लैंग्वेज से पूछे गए हैं। जिसमें पहला प्रश्न जो ऑफिशियल लैंग्वेज का पूछा गया है, बी क्षेत्र यानी बी रीजन के केंद्र सरकार की कार्यालयों में आपस में संपर्क निम्नलिखित में से किस भाषा में किया जाएगा। यानी अगर इंग्लिश फॉर्म में अगर बात करें तो कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज इन रीजन बी विल बी इन द फॉलोइंग लैंग्वेज। जब भी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज अलग अलग रीजन्स में होते हैं तो उसमें कुछ कंडीशन रखा जाता है यहाँ पर इंग्लिश या हिंदी का। तो यहाँ पर बोला गया कि बी रीजन के अंतर्गत अगर उसे आपस में कम्युनिकेशन करना हो, ध्यान रखें यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसेज होना चाहिए। तो सेंट्रल ऑफिसेज के गवर्नमेंट ऑफिसेज के बिहाफ पर यहाँ पर बात करें, चाहे वो रीजन हो, बी हो, ए हो, सी हो, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर कम्युनिकेशन किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, उड़ीसा राज्य किस क्षेत्र में आता है। उड़ीसा स्टेट फॉल्स इन बीच रीजन्स। तो उड़ीसा मेनली सी रीजन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी रीजन के अंतर्गत मेनली जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है, साउदर्न स्टेट है, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका, तमिलनाडु वगैरह जितने भी राज्य साउदर्न स्टेट्स के हैं, चाहे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हो, सारे को रीजन सी के अंतर्गत रखा जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? कौन? तो यहाँ पर द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल हिंदी कमेटी इज, सेंट्रल हिंदी कमेटी के चेयरमैन की अगर बात करें तो यह प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री खुद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें डिप्टी चेयरमैन का तो यह होम मिनिस्टर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, राजभाषा के आधार पर देश को कितने राज्यों में बांटा गया है? कितने यहाँ पर क्षेत्रों होना चाहिए था? रीजन्स, यानी द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। तो मेनली 3 रीजन्स में डिवाइड किए गए हैं, ए रीजन्स, बी रीजन्स, सी रीजन्स। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, राजभाषा हिंदी प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम कौन तैयार करता है? तो यहाँ पर बात करें, पूछा गया है हु प्रिपेयर्स द करिकुलम फॉर द ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी ट्रेनिंग। हिंदी ट्रेनिंग के लिए जो करिकुलम यानी पाठ्यक्रम तैयार करता है वह डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इन द होम मिनिस्ट्री के द्वारा यह तैयार किया जाता है, गृह मंत्रालय में राजभाषा विभाग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखा जाता है? विच ऑफ दीज लैंग्वेजेज इज नॉट रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। तो कौन सा लैंग्वेज देवनागरी स्क्रिप्ट में नहीं लिखा जाता है? तो गुजराती जो लैंग्वेज है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस की अगर बात करें, ऑन विच डेट इज हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड? तो एवरी ईयर 40 सितंबर को यहाँ पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें, संविधान सभा ने किस वर्ष हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था? इन विच ईयर डिड द कंस्टिट्यूएंट असेंबली एक्सेप्ट हिंदी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो यह एक्सेप्ट किया गया था 14 सितंबर 1949 को यह एक्सेप्ट किया गया था कंस्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी बिहार पर प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में कंसीडर किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, अष्टम अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? हाउ मेनी लैंग्वेजेज आर देयर इन द 8th शेड्यूल्स? तो टोटल करंट में 22 लैंग्वेज अभी 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें नेक्स्ट प्रश्न का, तो संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी? तो पार्लियामेंट्री कमेटी में टोटल जो होते हैं वो 30 मेंबर्स होते हैं। 20 मेंबर्स लोकसभा से आते हैं, 10 मेंबर्स राज्यसभा से आते हैं। जो चेयरपर्सन होते हैं वो होम मिनिस्टर होते हैं। तो यहाँ पर बात करें जो पूछा गया था टोटल मेंबर्स का, 30 मेंबर्स, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पार्लियामेंट्री कमेटी के अंतर्गत मेनली 3 टोटल सब कमेटी होती है, जिसमें सेकेंड सब कमेटी जो है वो रेलवे मिनिस्ट्री के अंतर्गत हिंदी प्रोग्रेस की यहाँ पर जांच करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास भी कोई ऐसा पेपर है जिसका आप सोल्यूशन चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हैं। धन्यवाद।